वेलकम। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर का मतलब होता है कर्क रोग। कर्क रोग एक ऐसी अवस्था होती है जो हमारे शरीर में लंबे समय के लिए रहता है। इसे क्रोनिक डिसीज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बार जन्म लेने के बाद में काफी लंबे समय तक खत्म नहीं होता, या फिर ये हमारे जन्मजात हमारे साथ में रहता ही है। तो ऐसी एक कंडीशन होती है जिसे हम कैंसर कहते हैं। कैंसर कैसे पैदा होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये खत्म होता है और क्या क्या इसके कारण, लक्षण, उपाय होते हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में आगे देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैंसर क्या है। तो कैंसर एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे शरीर में जो उपस्थित कोशिकाएं होती है, वह कोशिकाएं क्या होता है, हमारी बॉडी में होने वाले कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से वह कोशिकाएं बढ़ती रहती है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर 3 प्रकार की सेल्स होती है। एक होता है WBC, एक होता है RBC एंड प्लेटलेट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं लंबे समय के लिए, जैसे WBC जो होता है इसका जीवन काल होता है 120 दिन, RBC का 7 डेज और प्लेटलेट्स का 8 से 9 दिन। तो ये इतने दिन के लिए जीवित होती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है। इसी प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारी सेल्स ऐसी होती है जो कि कुछ समय के लिए जीवित रहती है, फिर नष्ट हो जाती है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है कभी कभी जब हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, या इन्फेक्शन नहीं भी हो तो भी कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में उत्पन्न हार्मोन कुछ ऐसे कंडीशन उत्पन्न कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर में कुछ पुरानी कोशिकाएं जो मृत होनी चाहिए लेकिन वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाती है और कुछ नई कोशिकाएं बनती जाती है। जब पुरानी कोशिकाएं और नई कोशिकाएं एक जगह पर आकर इकट्ठी हो जाती है तो उस कंडीशन में उस जगह पर गठान बन जाती है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। तो ट्यूमर एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हमारी बॉडी के अंदर में बहुत सारी सेल्स, एबनॉर्मल ग्रोथ मतलब असामान्य वृद्धि होती है हमारी शरीर के अंदर में सेल्स की। तो असामान्य वृद्धि होने की वजह से लगातार सेल्स बढ़ती जाती है। अब ये सेल्स किसी एक बॉडी पार्ट्स में भी इकट्ठी हो सकती है या फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भी ये जाकर के इकट्ठी हो सकती है। लेकिन जब ये किसी एक ही जगह पर इकट्ठी होती है तब हमको प्राइमरी स्टेज का कैंसर माना जा सकता है। अब कैंसर या ट्यूमर के 2 तरह के अलग अलग क्लासिफिकेशन में इसको बांटा गया है। 2 तरह का ट्यूमर होता है। एक ट्यूमर होता है बिनाइन, एक होता है मेलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर जो होता है इसमें क्या होता है, बहुत सारी डेथ और लिविंग दोनों तरह की, मतलब जीवित और मृत दोनों तरह की कोशिकाएं एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है और जिस जगह पर इकट्ठी होती है वो जगह एक नियोप्लाज्म या फिर नई जगह बन जाती है। तो जिस जगह पर पुरानी और नई मतलब डेथ और लिविंग मतलब जीवित और मृत दोनों तरह की कोशिकाएं इकट्ठी होती है, लेकिन उन कोशिकाओं के अंदर कैंसर का गुण नहीं पाया जाता है या उनके अंदर अगर इन्फेक्शन नहीं होता है तो ऐसी कोशिकाओं को हम कहेंगे बिनाइन ट्यूमर। ऐसे ट्यूमर को, ऐसे गठान को बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। लेकिन जब हमारा ट्यूमर या फिर गांठ जब होती है तो उसके अंदर अगर कैंसर का गुण पाया जाता है या उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसे कार्सिनोमा या मेलिग्नेंट ट्यूमर हम कह सकते हैं। तो जब भी कैंसर की कंडीशन होती है, कैंसर की कंडीशन हमेशा मेलिग्नेंसी वाली कंडीशन या मेलिग्नेंट ट्यूमर वाली कंडीशन होती है। बिनाइन ट्यूमर में कभी भी कैंसर नहीं होता है। तो जब भी मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा बॉडी के अंदर या कोई ऐसा ट्यूमर जहां पर बहुत सारी मतलब जीवित और मृत कोशिकाएं एक साथ उपस्थित हो और उसके अलावा उनके अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन उपस्थित हो, जब इन्फेक्शन वाली कोशिकाएं और इन्फेक्शन वाली मृत और जीवित कोशिकाएं एक साथ जगह इकट्ठी होती है तो उस कंडीशन को हम मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर कह सकते हैं। अब हम देखते हैं नियोप्लाज्म या नियोलोजिज्म का मतलब क्या होता है। नियोप्लाज्म या नियोलोजिज्म का मतलब होता है किसी नई वस्तु का या नई चीज का हमारी बॉडी के अंदर निर्माण होना। अब नई चीज का निर्माण क्या होगा, हमारा शरीर, सामान्य शरीर में किसी भी प्रकार की कोई गठान नहीं है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में किसी एक जगह पर बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होती है तो उस जगह पे नया निर्माण हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, नियोलोजिज्म या नियोप्लाज्म। उसके बाद हम देखते हैं ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी क्या होता है, ओंकोलॉजी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर, या एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ मेडिसिन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कैंसर से रिलेटेड हमारे डायग्नोसिस होते हैं, कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट होते हैं और कैंसर से रिलेटेड प्रिवेंशन होते हैं। किस प्रकार कैंसर को ट्रीट किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है या उससे किस तरीके से बचाव किया जाता है और कैंसर क्या होता है, तो इन सभी चीजों का जिस चीज के अंदर अध्ययन करते हैं, जिस साइंस के अंदर अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं ओंकोलॉजी। अब इसके बाद हम देखते हैं ओंकोलॉजिस्ट। तो ओंकोलॉजिस्ट कौन होता है, ओंकोलॉजिस्ट वह है पर्सन या वह मेडिकल प्रोफेशनल होता है जो ओंकोलॉजी का अध्ययन करता है या जो कैंसर और कैंसर विज्ञान के बारे में जांच खोज आदि चीजें करता है, उसे हम कहते हैं ओंकोलॉजिस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं फील्ड्स ऑफ ओंकोलॉजी। कौन कौन से फील्ड है जिसमें एक ओंकोलॉजिस्ट ओंकोलॉजी का अध्ययन करता है। तो पहला फील्ड है मेडिकल,
देन सर्जिकल, देन रेडिएशन। मेडिकल फील्ड मतलब जब भी ट्यूमर बनना स्टार्ट होता है तो वो ट्यूमर किस जगह से बना है, कहां से स्टार्ट हुआ है, सेल्स के बारे में, सेल्स का डेवलपमेंट और सेल्स का विभाजन होना, वो सारी चीजें मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर मतलब किस तरीके से कैंसर का सर्जरी करके इलाज किया जा सकता है, और रेडिएशनल ऑन्कोलॉजी के अंदर मतलब किस तरीके से कैंसर को रेडिएशन के थ्रू या रेडिएशन या विकिरणों के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो यह है कैंसर का कुछ बेसिक्स। तो अब हम देखते हैं इंसिडेंस रेट। कैंसर का क्या इंसिडेंस रेट रहता है, किस तरीके से, किस दर से इंसिडेंट से। तो अब हम देखते हैं कैंसर का इंसिडेंस रेट, मतलब किस दर से कैंसर फैलता जाता है इंडिया में और इंडिया के बाहर किस तरीके से कैंसर फैल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कैंसर कैन अफेक्ट ऑल द एज ग्रुप्स आइदर फीटस, मतलब ये कैंसर सभी एज ग्रुप को, किसी भी आयु वर्ग के लोगों को हो सकता है, यहां तक कि ये फीटस को मतलब गर्भ में पल रहे बच्चों को भी हो सकता है। इट कैन अफेक्ट ऑल द एनिमल्स, मतलब ये एनिमल्स में, जानवरों में भी हो सकता है। जानवरों में भी अगर ट्यूमर होगा, अगर उनकी सेल्स डेवलप होगी, ज्यादा सेल्स एबनॉर्मली अगर एक जगह पर इकट्ठी होगी, तो जानवरों में भी कैंसर के चांसेस बन जाते हैं। इन 2021 कैंसर पेशेंट डेथ वाज 26.7 मिलियन, मतलब 2021 के आंकड़ों के अनुसार जो कैंसर वाले पेशेंट की डेथ हुई है वो हुई है 26.7 मिलियन, मतलब 260 लाख से ज्यादा लोगों को, 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कैंसर 2021 में डेथ हो चुकी है कैंसर के कारण। और ये आंकड़ा 2025 के आसपास 29.8 मिलियन, मतलब लगभग 3 करोड़ के आसपास लोगों की डेथ 2025 में कैंसर से हो चुकी होगी। तो ये इतना कैंसर फैल रहा है। कैंसर अफेक्ट 172 कंट्रीज, मतलब 172 कंट्रीज में कैंसर का प्रकोप है। कैंसर 172 कंट्रीज में फैला हुआ है, जिसमें से इंडिया जो है वो 155 नंबर पे आता है, मतलब इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा कैंसर ऑलरेडी फैला हुआ है। अब इसकी स्टेजेस देखते हैं। तो कैंसर की 2 स्टेजेस होती है, एक होती है फर्स्ट स्टेज, एक होती है सेकंड स्टेज या लास्ट स्टेज जिसे हम बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज का मतलब होता है प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें कैंसर क्या होता है, जिस जगह पर कैंसर की सेल बनती है, मतलब जैसे बॉडी की किसी एक पार्ट में अगर कैंसर की बहुत सारी सेल्स यहाँ पर बन रही है, यहाँ पे ट्यूमर बना हुआ है, तो इस जगह तक अगर कैंसर सीमित रहता है तो इस हिस्से को काटकर निकाल दिया जाता है और बॉडी को कैंसर से बचाया जा सकता है। तो इस अवस्था में कैंसर का इलाज संभव होता है। यहां पर क्या होता है, किसी एक ही हिस्से में बॉडी, किसी एक ही ऑर्गन में कैंसर सीमित रहता है। लेकिन दूसरा वाला कैंसर होता है जो सेकेंडरी, जिसे हम मेटास्टेटिक्स बोलते हैं। मेटास्टेटिक्स का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाना। मतलब इसमें क्या होता है, कैंसर की जो सेल्स होती है वो बॉडी के किसी एक ऑर्गन तक सीमित नहीं होती है, एक ऑर्गन से किसी अन्य ऑर्गन तक या बहुत सारे ऑर्गन तक पहुंच जाती है, या फिर किसी एक सिस्टम से पूरी बॉडी के किसी भी अलग सिस्टम में पहुंच सकता है। तो इस तरीके से ये सिस्टमेटिक कैंसर भी हो सकता है या ऑर्गन टू ऑर्गन कैंसर भी हो सकता है। तो ये काफी सारे अंगों को प्रभावित कर सकता है, जिससे बाद में ट्रीट करना या इलाज करना संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह का जो कैंसर होता है ये सेकंड स्टेज में आता है। अब हम देखते हैं कैंसर के कारण क्या है और इसके क्या क्या सिम्टम्स से क्या क्या लक्षण होते हैं। तो उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेस, क्या क्या कारण होते हैं कैंसर के। तो फर्स्ट कारण है केमिकल। केमिकल कौन सा, तंबाकू के अंदर उपस्थित केमिकल जो होता है वो बहुत प्रकार का कैंसर उत्पन्न कर सकता है हमारे शरीर के अंदर, जिसमें से सबसे पहला है हमारा लेरिंग्स। लेरिंग्स मतलब गले का कैंसर, दूसरा है हेड मतलब सर का कैंसर, तीसरा गर्दन का कैंसर, स्टमक मतलब पेट का कैंसर, माउथ मतलब मुंह का कैंसर इसकी वजह से हो सकता है, ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर, गाल ब्लैडर का कैंसर इसकी वजह से हो सकता है, किडनी कैंसर, इसोफेगस। इसोफेगस का मतलब होता है आहार नली, हमारे खाने का जो नली होता है, जो हमारे स्टमक तक नली जाती है उसे बोलते हैं इसोफेगस। तो इसोफेगस का कैंसर हो सकता है, और पेनक्रियास का कैंसर। तो ये सारे कैंसर के कारण बन सकता है तंबाकू, एक केमिकल। दूसरा कारण हो सकता है डाइट और एक्सरसाइज। कम डाइट लेने की वजह से या अच्छा डाइट नहीं लेने की वजह से, इम्बेलेंस डाइट मतलब जब भी हम बैलेंस डाइट नहीं लेते, हमारी डाइट के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व अच्छी तरीके से शामिल नहीं हो, ऐसी कंडीशन में, या फिर हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी हो, शारीरिक रूप से हम लोग अगर अच्छी तरीके से एक्टिव नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में, और उसके अलावा ओबेसिटी मतलब मोटापा अगर हो, तो इन सारी कंडीशन में जितनी भी कैंसर डेथ होती है उसका 30 से 35% जो कैंसर डेथ होती है वो डाइट और एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से नहीं होने के कारण हो सकती है।
इसके अलावा नेक्स्ट है इन्फेक्शन। तो किसी भी प्रकार की इन्फेक्शियस डिसीज हमारे बॉडी के अंदर हो, संक्रमित रोग अगर पहले से हमको किसी प्रकार का हो जो हमारे शरीर में संक्रमण पैदा कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर बॉडी के किसी एक भाग में अगर सेल्स की ग्रोथ होती है तो वो सेल्स की जो इकट्ठी वाली सेल्स हमारी रहेगी वो क्या होगी, संक्रमित हो जाएगी, जो कि कैंसर का कारण बन सकती है। तो पूरी दुनिया में होने वाली जितनी भी कैंसर डेथ है उसका 18% मतलब 18% जो कारण है वो इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस डिसीज हो सकती है। इसके अलावा वायरसेस, कौन कौन से वायरस किस किस प्रकार का कैंसर हमारी बॉडी में उत्पन्न करते हैं, तो हम फर्स्ट देखते हैं जो कैंसर के वायरस होते हैं उनको ओन्को वायरस कहते हैं। ओन्को मतलब कैंसर के वायरस। तो ये कौन कौन से डिसीज उत्पन्न करते हैं, पहला है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसको एचपीवी वायरस भी कहते हैं। ये सर्विक्स कैंसर मतलब यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर जो सर्विक्स वाला भाग होता है उस भाग में कैंसर उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। दूसरा है हर्पेस वायरस। हर्पेस वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस होता है जो कि नेजोफेरिंग्स कैंसर मतलब हमारी नाक और फेरिंग्स मतलब नेजोफेरिंग हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में कैंसर का कारण बन सकता है। इसके बाद है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि हमारे पाइलोरिक एंट्रम का मतलब है ये जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के सबसे नीचे वाला हिस्सा, जो इतना इतना हिस्सा होता है स्टमक के नीचे वाला, इस जगह को बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम या पाइलोरिक केनाल। इस पाइलोरिक केनाल में या पाइलोरिक एंट्रम में होने वाला इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या करता है, हमारा गैस्ट्रिक कैंसर मतलब हमारे पेट में कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस क्या करते हैं, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो ये कुछ वायरसेस, इसके अलावा और भी वायरसेस है बट हम इतने ही देख रहे हैं इसके अंदर में। इसके अलावा और क्या कारण है, बैक्टीरिया और पैरासाइट। जब हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है मतलब असामान्य सेल्स की ज्यादा ग्रोथ हो जाती है तो ट्यूमर बनता है। उस ट्यूमर में अगर इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार का बैक्टीरिया पैरासाइट हो, पैरासाइट मतलब बीमारी को फैलाने वाले कारक अगर हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो कैंसर का रूप ले सकते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा रेडिएशन, किसी भी प्रकार की विकिरण मतलब अल्ट्रावायलेट विकिरण या रेडियो एक्टिव मटेरियल या मेडिकल इमेजिंग जैसे सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई वगैरह की जो विकिरणें हैं वो जब हमारी बॉडी के किसी एक भाग पर पड़ती है तो वहां की सेल्स को डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से वहां पर एक ही जगह पर हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो सकती है जो ट्यूमर का रीजन बन सकती है। तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो रेडिएशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कैंसर होने का। इसके बाद में हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जन्म से ही लेकर के कैंसर हो जो कि गर्भ से मिलता है, तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। जनरली 0.3% लोगों में ही इस प्रकार का कैंसर पाया जाता है। इसके बाद है हॉर्मोन्स। तो कौन से हॉर्मोन्स है जो हमारी बॉडी में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इफेक्ट करते हैं, मतलब क्या होता है, कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि कैंसर को बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए कारण बनते हैं। तो ये सभी कारण है कैंसर के। अब हम देखते हैं कैंसर के क्या क्या साइंस है और क्या क्या सिम्टम्स है, किन लक्षणों को या चिन्हों को देख के हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति को कैंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम चेक करते हैं। हम देखते हैं वार्निंग साइंस, मतलब कौन कौन से वार्निंग साइंस या चिन्ह ऐसे हैं जो कि हमको दर्शाते हैं कि हमारी बॉडी में कैंसर प्रकट हो चुका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वार्निंग साइंस में ये सारे 8 तरह के साइंस, 9 तरह के साइंस है जो कि हमको बताते हैं कि कैंसर हमारी बॉडी में उपस्थित है, जिसे हम क्वेश्चन अप कहते हैं। क्वेश्चन अप इसका शॉर्ट फॉर्म है। सी का मतलब होता है चेंज इन बोवेल एंड ब्लैडर हैबिट्स, मतलब हमारा जो यूरिन करना या जो हमारा स्टूल आउटपुट है, तो इन चीजों में क्या होता है, चेंज आ जाता है, मतलब किसी प्रकार का चेंज इस प्रकार से आ जाता है कि चलो शुरू से बना लेते हैं, 40 ही सेकंड हुए अभी तो। तो अब हम देखते हैं कुछ वार्निंग साइंस और सिम्टम्स जो कि कैंसर को हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित होने का दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से साइंस है, कौन कौन से चिन्ह होते हैं। तो इन चिन्हों को एक शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन अप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे। इसमें सी का मतलब होता है चेंज इन बोवेल एंड ब्लैडर हैबिट्स, मतलब हमारी जो बोवेल मतलब हमारा जो मल त्याग और ब्लैडर मतलब हमारा जो मूत्र त्याग, मतलब मल और मूत्र त्याग की जो क्रियाविधि होती है उसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन या असामान्य चेंज आ जाता है। दूसरा है ए सोर दैट डज नॉट हील। एक सोर का मतलब होता है छाला या किसी भी प्रकार का घाव हमारी बॉडी में
अगर हो जाता है तो वो अगर लगातार बना हुआ है या ठीक नहीं हो पा रहा है लंबे समय तक, तो ये भी एक कैंसर का चिन्ह होता है। तीसरा है यू फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, बॉडी के किसी भी भाग से असामान्य रूप से अगर ब्लीडिंग हो रही हो, मतलब खून ज्यादा बह रहा है या किसी भी प्रकार का कोई डिस्चार्ज है जो कि सामान्य से अधिक है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग वार्निंग साइंस के रूप में मान सकते हैं। टी फॉर थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और एनीवेयर एल्स, थिकनिंग का मतलब होता है मोटा होना, लंप का मतलब होता है गठान बनना या गांठ बनना। तो अगर ब्रेस्ट में या किसी भी हिस्से में हमारे शरीर के अगर गठान बनती है या कोई एक जगह पर अगर कुछ सेल्स इकट्ठी हो जाती है, तो अगर हमको ऐसा कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं तो ये भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। इसके बाद है इंडाइजेशन, इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग को हम लोग कहते हैं डिस्फेगिया। डिस्फेगिया का मतलब होता है निगलने में कठिनाई या डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। अगर हमको खाना निगलने में कठिनाई हो रही है या फिर इंडाइजेशन हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है हमारी बॉडी में अच्छे से, अपच है, अगर मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पा रहा है, एसिडिटी ज्यादा समय के लिए रहती है, तो ऐसी कंडीशन भी हमारा एक कैंसर का साइन बनता है। ओ फॉर ऑब्वियस चेंज इन वॉट और मोल, वोट या मोल, वोट या मोल का मतलब होता है, मोल का मतलब है तिल और वोट का मतलब है मस्सा। तो अगर किसी भी प्रकार का, जैसे एनस जो रहता है हमारा मलद्वार, मलद्वार में अगर किसी भी प्रकार का अगर हमको चेंजेस नजर आते हैं, कोई किसी प्रकार की ब्लीडिंग होती है या गठान बनती है या हमको डिफिकल्टी होती है अगर मल त्याग करने में, तो ऐसी कंडीशन को बोल सकते हैं ऑब्वियस चेंज इन वॉट और मोल। तो ये वाली कंडीशन भी हमको कैंसर का एक चिन्ह दर्शाती है। इसके बाद है नेगिंग कफ, नेगिंग कफ या हॉर्सनेस, मतलब हॉर्सनेस का मतलब होता है घोड़े जैसी खांसी, या नेगिंग कफ का मतलब होता है हानिकारक कफ, मतलब बहुत परेशानी वाली खांसी जिससे हम परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, या फिर हम लोग इरिटेट, चिड़चिड़ेपन में चले जाते हैं, तो ये भी एक वार्निंग चिन्ह होता है। इसके बाद है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, ये क्वेश्चन CAUTION एन तक आ गया है। इसके बाद में यू और पी, अब का मतलब होगा, यू का मतलब होगा अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, मतलब आपको पता नहीं चलेगा और आपका वेट लॉस होगा, कभी कभी वेट बढ़ भी जाता है, तो ज्यादा वेट होना, कम वेट होना, ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा, तो ये भी एक कैंसर का साइन है। इसके बाद है पी फॉर पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस का मतलब होता है हानिकारक। तो अगर हमारी बॉडी में हानिकारक एनीमिया हो, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, अगर विटामिन B12 की कमी से हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी होने लगती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। तो ये सारे वार्निंग साइंस है या चिन्ह है जो कि कैंसर को दर्शाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण हमारी बॉडी के अंदर हमको सामान्यतः देखे जा सकते हैं। तो पहला है अल्सरेशन, अल्सरेशन का मतलब होता है कि अल्सर होना या छाला पड़ना, किसी भी शरीर के हिस्से पर घाव बनना। दूसरा है एंजाइटी, मतलब बेचैनी। निमोनिया, निमोनिया का मतलब होता है हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, फेफड़े के अंदर जो वायुकोश होते हैं, वायुकोश में सूजन आ जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं निमोनिया। इसके बाद है कफिंग अप ब्लड, मतलब ब्लड के साथ में कफ आना, ब्लड के साथ में कफ आना जिसे हम बोलते हैं हिमोप्टाइसिस। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये भी एक लक्षण होता है कैंसर का। इसके बाद है चेस्ट पेन, मतलब चेस्ट पेन या एंजाइना से बोल सकते हैं हम, जिसमें हमारी छाती में दर्द रहता है। इसके बाद है एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट दर्द। फीवर मतलब बुखार। हेवी नाइट स्वेटिंग, मतलब रात के समय पर अधिक स्वेटिंग होना, पसीना आना, तो इस कंडीशन को भी हम लोग एक कैंसर के लक्षण के रूप में ले सकते हैं। फेटिंग मतलब तनाव अधिक होना। इसके बाद है ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस नहीं आना या सांस रुक रुक कर आना। और नेक्स्ट है हिमेचूरिया या यूरेमिया, मतलब ब्लड, यूरिन के साथ में ब्लड आना, यूरिन में ब्लड की उपस्थिति होना। तो ये सब साइंस और सिम्टम्स है। अब हम देखते हैं कुछ क्लासिफिकेशन या कुछ टर्म जो कि रिलेटेड है कैंसर से। इसके बाद हम उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में देखेंगे और फिर हम उसका ट्रीटमेंट भी देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले तब तक। क्लासिफिकेशन, तो किस किस प्रकार का कैंसर हमारी बॉडी में कौन कौन से सेल से किस किस तरीके से ग्रोथ होता है उसको देखते हैं। फर्स्ट है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर कहां से आता है? यह हमारी बॉडी की एपिथेलियल सेल्स जो होती है, मतलब सबसे ऊपरी वाली जो सेल्स, ऊपरी वाली कोशिकाएं होती है, उसके द्वारा जनित होता है। ये कहां कहां उपस्थित हो सकता है? ये ब्रेस्ट के पास में, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट सिर्फ मेल में होता है तो मेल में प्रोस्टेट में हो सकता है। लंग्स मतलब फेफड़े में, कोलोन मतलब हमारी बड़ी आंत में, और पेनक्रियास मतलब हमारे अग्नाशय में। तो इन सभी जगहों पर हो सकता है जो एपिथेलियल सेल्स के द्वारा जनित होता है, जिसे बोलते हैं कार्सिनोमा कैंसर। दूसरा है
सार्कोमा, सार्कोमा कहां से आता है? ये हमारी बॉडी में उपस्थित जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव सेल्स होती है, कनेक्टेड सेल्स होती है, उनके कनेक्टिव टिश्यू से हमारी बॉडी में आता है। तो ये कहां उत्पन्न होता है? बोन मेरो के बाहर इसका निर्माण होता है। बोन मेरो मतलब हमारी जो बोन के अंदर अस्थि मज्जा होती है उसके बाहर इसका निर्माण होता है। ये किस किस को अफेक्ट करता है? ये बोन्स को, कार्टिलेजेस को, फेट और नर्व, मतलब हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, कार्टिलेजेस जो दोनों हड्डियों को जोड़ने के काम करता है, फेट मतलब वसा और नर्व मतलब तंत्रिका। तो इन सभी चीजों में उपस्थित जो कैंसर होता है, जिस तरीके से उत्पन्न होता है, वो सार्कोमा कहलाता है। थर्ड है जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर कहां पर होता है? ये मेल में और फीमेल में दोनों में एक अलग अलग जो सेल्स होती है उनमें डेवलप होता है। मेल में ये उपस्थित होता है टेस्टिकल्स में, मतलब टेस्टिस से वृषण में, और फीमेल में होता है ये ओवेरी यानी अंडाणु में। तो जब ये मेल में उपस्थित होता है तो ये होता है सेमिनोमा। सेमिनोमा क्योंकि ये सीमन को डेवलप होने से रोकता है और उसकी गति को प्रभावित करता है। और फीमेल में ये डिसजर्मिनोमा, डिसजर्मिनोमा मतलब ओवेरी या अंडाशय में उपस्थित होकर के ये उसकी जो ग्रोथ है उसको अवरुद्ध करता है। नेक्स्ट है लिम्फोमा। लिम्फोमा और ल्यूकेमिया ये दोनों ब्लड से रिलेटेड है। लिम्फोमा जो होता है ये हमारी बॉडी की जो लिम्फ नोड होती है, मतलब जो लसिकाएं होती है जो कि ब्लड से रिलेटेड होती है, तो ये लसिकाओं में उपस्थित होता है और ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है। और ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो ल्यूकेमिया को दूसरा नाम ब्लड कैंसर भी है। और ये जो ब्लड सेल्स होती है उनकी इमेच्योरिटी के कारण, मतलब अपरिपक्व ब्लड सेल्स के कारण शरीर में जो दूसरी सेल्स डेवलप होती है उनके कारण ब्लड में होने वाला कैंसर है। इसके बाद है ब्लास्टोमा। ब्लास्टोमा एक इस प्रकार का कैंसर होता है जो कि बच्चे को फीटस में, मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है तभी उसको जनरेट हो जाता है बच्चे को, तो ये वाला कैंसर होता है ब्लास्टोमा। तो ये सारे क्लासिफिकेशन है। अब हम देखते हैं कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके कैंसर के। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेमोग्राफी। जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो जब भी ब्रेस्ट या ब्रेस्ट में किसी प्रकार की गठान या मोल अगर किसी प्रकार का होता है, कोई लंप अगर बनता है, गठान बनती है, तो उसमें हम करवाते हैं मेमोग्राफी। मतलब ये ब्रेस्ट का एक प्रकार का एक्सरे की जांच होती है, तो इसे हम बोलते हैं मेमोग्राफी। दूसरा है पेप स्मीयर टेस्ट। पेप स्मीयर टेस्ट कब करवाते हैं? जब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मतलब एचपीवी वायरस हमारे सर्विक्स में एंटर करता है, तो फीमेल में होने वाला एक बहुत ही कॉमन प्रकार का कैंसर होता है जो कि जिसे हम सर्वाइकल कैंसर या सर्विक्स कैंसर कह सकते हैं। तो सर्विक्स कैंसर के लिए पेप स्मीयर टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब हमारे कोलोन मतलब आंत और एनस या रेक्टम का जो कैंसर होता है उसके लिए, या किसी भी प्रकार का कोई गैस्ट्रिक कैंसर होता है तो उसके लिए हम लोग 3-4 तरह की जांच करवाते हैं। फर्स्ट है कोलोनोस्कोपी, जो कोलोन के लिए। सिग्मोइडोस्कोपी मतलब जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है जिस साइड वाला हिस्सा, जिसे हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। तो सिग्मोइड कोलोन की जांच के लिए सिग्मोइडोस्कोपी करवाते हैं। स्टूल टेस्ट हम करवाते हैं जिसमें ओकल्ट ब्लड टेस्ट। ओकल्ट ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं कि स्टूल के अंदर जिस भी प्रकार का इंफेक्शन है या किस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है, तो उसको हम देखने के लिए ओकल्ट ब्लड टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट है स्टूल डीएनए टेस्ट, मतलब स्टूल में किस प्रकार का डीएनए है, क्योंकि डीएनए क्या करता है? डीएनए हमारी बॉडी में एक इंजन के रूप में काम करता है। जब डीएनए डेवलप होने में अविकसित हो जाता है, मतलब अवरुद्ध हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी की जो सेल्स है वो ग्रोथ कर जाती है। तो डीएनए हमारे बॉडी को कंट्रोल करने में या कैंसर को रोक कर रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब डीएनए डिस्टर्ब होता है तब कैंसर के चांसेस बढ़ जाता है। तो स्टूल टेस्ट करके हम डीएनए का पता भी लगा सकते हैं। इसके बाद में सीटी स्कैनिंग करेंगे हम लोग लंग्स कैंसर को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है कुछ अदर जांचें भी करेंगे, जैसे ब्लड टेस्ट में सीबीसी की जांच करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स मतलब डब्ल्यूबीसी जो है उसकी मात्रा कितनी है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो वो क्यों डेवलप हो रहा है। क्योंकि अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से अधिक होती है तो वो एक इन्फेक्शन का कारण बनती है। तो इसकी जांच हम करेंगे। हीमोग्लोबिन और आरबीसी प्लेटलेट सबकी जांच करेंगे सीबीसी के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन। यह एक प्रकार का इमेजिन एक्सरे टेक्निक होता है जो कि मशीन के द्वारा होता है। इसके बाद है पीएसए। पीएसए का मतलब होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, मतलब जो मेल के अंदर प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट का एक टेस्ट किया जाता है जिसे बोलते हैं पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। इसके अलावा स्किन एग्जामिनेशन करेंगे, किसी भी प्रकार का साइन सिम्टम देखने के लिए, किसी कोई घाव या कोई रेशेज या कोई निशान अगर स्किन के ऊपर बना है तो उसको चेक करने के लिए स्किन एग्जामिनेशन भी करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं किस किस प्रकार का ट्रीटमेंट या किस किस प्रकार की थेरेपी हम लोग कैंसर में दे सकते हैं। हम देखते हैं कैंसर का प्रिवेंशन, किस तरीके से कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले
स्लो डाउन द रेट ऑफ कैंसर इंसिडेंट, मतलब कैंसर के जो भी घटना है उसको कम करने की कोशिश की जा सकती है। सेकंड है डिक्रीज कॉजेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट, कैंसर के जो डेवलप होने के जो कारण है, जैसे कि तंबाकू एक कारण हो सकता है, इसके अलावा जो वायरस होता है, इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, तो इन सभी कारणों को हम लोग कम कर सकते हैं, दूषित चीजों को कम कर सकते हैं, जैसे डाइट और एक्सरसाइज करने, अच्छा डाइट और अच्छा एक्सरसाइज करने की वजह से कैंसर को कम किया जा सकता है। तो इन कुछ कारणों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। हेल्दी डाइट और गुड लाइफ स्टाइल, गुड लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि हमारी आदतों में हम लोग सुधार कर सकते हैं, कुछ भी गलत आदतें अगर हम लोग नहीं पालेंगे, कुछ भी गलत खाने का शौक या गलत पीने का शौक अगर नहीं रखेंगे या किसी ड्रग्स या केमिकल का उपयोग नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से कैंसर को कम किया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ केमिकल एंड मेडिसिन ऑन बॉडी, किसी भी प्रकार का केमिकल या जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें या कोई भी रेडिएशन अगर हमारी बॉडी के ऊपर पड़े तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं। किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में अगर हम लोग काम करते हैं जहां पर रेडिएशन ज्यादा होता है तो उन रेडिएशन का बॉडी के ऊपर कम इफेक्ट पड़े, ऐसा कुछ हम लोग उपाय कर सकते हैं। अवॉइड यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स और टैबेको, मतलब शराब का, तंबाकू का और इसका ड्रग्स का, इन सभी चीजों का हम लोग यूज कम करेंगे तो इसकी वजह से भी अल्कोहल, इसकी वजह से भी कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा है एक्सरसाइज टू मेंटेन हेल्थ, अच्छा एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से कैंसर के कारणों को रोका जा सकता है। कंट्रोल ऑन शुगर टू कट फैट और ओबेसिटी, मोटापा एक कारण होता है कैंसर के पनपने का, तो मोटापे को कम कर सकते हैं शुगर और ऑयल को कम करके। इम्यूनाइजेशन, अच्छा इम्यूनाइजेशन करेंगे, अच्छे तरीके से टीकाकरण करेंगे। अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अगर होता है सर्वाइकल कैंसर का कारण जो बन सकता है, तो इसके लिए हम लोग ह्यूमन पेपिलोमा जो वैक्सीन होता है उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग ऑन टाइम, जो भी साइन और सिम्टम्स बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं तो उनका स्क्रीनिंग, उनकी जांच समय से करा सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले है सर्जरी, सर्जरी एक ट्रीटमेंट हो सकता है। सर्जरी कब हो सकता है? जब भी कैंसर दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब मेटास्टेसिस वाली कंडीशन होती है, मतलब सेकेंडरी जब कैंसर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका होता है या एक अंग से दूसरे अंग तक या बॉडी के अदर सिस्टम तक भी पहुंच चुका होता है। लेकिन जब प्राइमरी कैंसर होता है, जब कैंसर का गठान, जो कैंसर की गांठ या ट्यूमर बॉडी के किसी एक ही अंग में या किसी एक ही हिस्से में हो, उस वक्त तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उस हिस्से को काटकर बॉडी से अलग कर सकते हैं, जिसको हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट में ले सकते हैं। मतलब अगर किसी एक जगह पर प्राइमरी कैंसर है तो उस एक हिस्से को काटकर बॉडी से अलग कर देंगे, जिसकी वजह से कैंसर बॉडी के अन्य भागों में नहीं फैलेगा। जैसे ब्रेस्ट को काट के निकाल सकते हैं। इसके अलावा बॉडी का अगर कोई और पार्ट होता है जहां पर इंफेक्शन अगर एक ही जगह पर उपस्थित है या एक ही जगह पर गठान है तो उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कैंसर को पूरी बॉडी में फैलने से रोक सकते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में बॉडी के जिस भाग में, किसी एक भाग में अगर जिस बॉडी के जिस भाग में कैंसर उपस्थित है या कैंसर की गठान उपस्थित है, उस बॉडी के भाग को हम लोग क्या करेंगे, रेडिएशन डालेंगे बॉडी के ऊपर। रेडिएशन डालने की वजह से क्या होगा, जो हमारी सेल्स है, सेल्स डेवलपमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। सेल्स डेवलपमेंट कम होने की वजह से जो डेथ सेल्स है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, और इस तरीके से हम लोग कैंसर को अगर शुरुआती स्टेज पर है तो उसको रोक सकते हैं रेडिएशन के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैंसर के लिए नॉर्मल यूज किया जाने वाला सबसे सामान्य ट्रीटमेंट होता है या सबसे ज्यादा प्रचलित ट्रीटमेंट होता है। कीमोथेरेपी में क्या होता है, कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग। साइटोटॉक्सिक ड्रग का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है सेल और टॉक्सिक मतलब जहर, मतलब सेल के लिए जो जहर का काम करे, सेल को खत्म करने वाली मेडिसिन का यूज करते हैं। कुछ एक्सपायर्ड मेडिसिन से बनी हुई साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है जो हमारी सेल्स के ऊपर विपरीत प्रभाव डालती है, जो कि कैंसर के लिए बहुत सही प्रभाव होता है। मतलब अगर हमारी सेल्स मरती है तो ये हमारे लिए गलत होता है, लेकिन कैंसर की कंडीशन में हमको सेल्स को ही मारना होता है। तो इसलिए हम लोग कीमोथेरेपी में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का यूज करते हैं। जब साइटोटॉक्सिक ड्रग का यूज करते हैं कीमोथेरेपी के अंदर, तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी में उत्पन्न होने वाली कैंसर सेल को सामान्य कोशिकाओं से अलग कर देती है। जब दोनों प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग हो जाती है तो उस समय पे जो कैंसर सेल्स होती है वो डेथ हो जाती है, और धीरे धीरे कीमोथेरेपी की हेल्प से कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा टारगेटेड थेरेपी
काफी लंबे समय से प्रचलित है, मतलब सन 1920 के आसपास से टारगेटेड थेरेपी का यूज किया जाता है। इसको लक्षित चिकित्सा या लक्ष्य चिकित्सा भी कहा जाता है। ये पुराने जमाने के लोग इस्तेमाल करते थे जब कैंसर का किसी प्रकार का सर्जरी, कोई रेडिएशन, कोई कीमोथेरेपी या कोई ड्रग उपस्थित नहीं थी। उस समय पर टारगेटेड थेरेपी दी जाती थी, जो कि कुछ ऐसे लोगों के द्वारा दी जाती थी जो आयुर्वेदिक या कुछ इस प्रकार के इलाज करते हैं, जिससे किसी भी कैंसर सेल को किसी एक स्थान पर निश्चित करके उसको बांध दिया जाता है, जिससे वो बॉडी से बाहर, मतलब बॉडी के किसी अन्य भाग में इफेक्ट ना करे। तो इस प्रकार की थेरेपी टारगेटेड थेरेपी, जो कि आजकल भी कुछ पुराने क्षेत्रों में अभी भी उपस्थित है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी, बॉडी के अंदर कुछ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी होती है, उस इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी देते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी देने से बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी की प्रतिरक्षा बढ़ती है, जिससे बॉडी के अंदर उपस्थित जो डेथ सेल्स है या जो हानिकारक सेल्स या कोशिकाएं हैं वो मरती है और वो खत्म होती है, और उसकी वजह से कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी या हार्मोनल थेरेपी, हार्मोनल चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसके द्वारा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन को कम करके, उनको अवरुद्ध करके, इन कुछ हार्मोन्स को अवरुद्ध करके और इनकी ग्रोथ को बढ़ने से रोक सकते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी की सेल्स है उनकी ग्रोथ रुक जाए। कुछ समय के लिए बॉडी की सेल्स की ग्रोथ को रोक करके और जो डेथ सेल्स है उनको बाहर निकाल सकते हैं, जो हानिकारक सेल्स है उनको बाहर निकाल करके वापस से हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी दे करके वापस से सेल्स को और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ ट्रीटमेंट है जो कि हमने अभी जनरल नॉर्मल तरीके से इनको समझा है। इनको हम लोग डिटेल में भी बाद में समझेंगे, बट ये कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा कैंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इसके अलावा अगर आपको चैनल पर सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।